हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सारिम अशरफ NSC टेट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं, खैर मक़दम करता हूं। आज मैं दोस्तों आपके सामने जुलाई 2013 उर्दू पेपर 1 लैंग्वेज 1 के सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, बग़ैर किसी ताख़ीर के हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन है, मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा है। दहशत गर्दी की वजह से, गुंडा गर्दी की वजह से, शहरों में रहने की वजह से, छूत छात की वजह से। तो इक़्तिबास को पढ़िए और आपको जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के कस्बे महव में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। उस ज़माने में छूत छात की वबा आम थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। तो भेदभाव जो है ये क्या था दोस्तों, मुल्क इसकी वजह से जो है जो मुल्क का एक बड़ा तबका था वो इससे क्या था, इसका शिकार था। तो 91 का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 92 नंबर दोस्तों कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? 4 फरवरी 1945 ईस्वी को, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को, 6 दिसंबर 1954 ईस्वी को, 2 जुलाई 1944 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका जवाब जो है आपको, चूँकि मरने का जो है वो ज़िक्र जो है आखिर में होता है, तो भारत का ये अजीम रहनुमा 6 दिसंबर 1954 को इस दुनिया से चल बसा। 6 दिसंबर 1954, 6 दिसंबर 1954। चलिए देखते हैं कहाँ पे है। 6 दिसंबर 1954 आपका 3 नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। चलिए 93 नंबर देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था? मोहन राव सकपाल, श्यामलाल, भरतलाल सकपाल, भीमराव सकपाल। तो अभी आपने इक़्तिबास में पढ़ा था कि अंबेडकर का जो असल नाम था वो अंबेडकर असल नाम जो था वो था भीमराव सकपाल। क्या नाम था? भीमराव सकपाल। तो आपका जो है भीमराव सकपाल, ये 4 नंबर ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा 93 का, कि डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था? वो भीमराव सकपाल नाम था। 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से सामना करना पड़ा गुर्बत का, भेदभाव और नाइंसाफ़ी का, नाकामी का, दुश्वारियों का। तो अभी आपने इक़्तिबास में पढ़ा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है बचपन ही से भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। क्या? भेदभाव और नाइंसाफ़ी का जो है सामना करना पड़ा। यानी 94 नंबर का जो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद मुल्क के लिए क्या कोशिशें की? मुल्क को आज़ाद कराने की, दहशत गर्दी को ख़त्म करने की, मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की, औरतों को तालीम दिलाने की। तो किस चीज़ की कोशिश की डॉक्टर अंबेडकर ने? चलिए इक़्तिबास को देखते हैं, इक़्तिबास क्या कह रहा है। डॉक्टर अंबेडकर अपने दोस्तों का बेहद एहतराम करते थे। सितारा के स्कूल में अंबेडकर नामी के उस्ताद थे जो ज़ात पात की तफरीक़ को नहीं मानते थे। वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। आला तालीम हासिल करने के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिला। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की कोशिश की। तो मुल्क से किस चीज़ को मिटाने की कोशिश की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की कोशिश की। ये आपका जो है 95 नंबर का जो है जवाब हो जाएगा।
96 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए सियाहत बेहद ज़रूरी है, ईमानदार होना बेहद ज़रूरी है, तालीम बेहद ज़रूरी है, ताकतवर होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इक़्तिबास को देखते हैं कि इक़्तिबास इस सिलसिले में क्या कह रहा है। इक़्तिबास इस सिलसिले में क्या कह रहा है, इक़्तिबास को देखते हैं। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जिहालत का शिकार हुआ। अंबेडकर अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम क्या है, बेहद ज़रूरी है। तो डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि बाइज्जत ज़िंदगी, समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम जो है वो क्या है, बेहद ज़रूरी है। यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए क्या किया, होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उनके दिल से खौफ दूर किया और ख़ुद एतमादी पैदा की, गांव-गांव और शहर जाकर लोगों को बेदार किया। ऊपर के तीनों सही हैं, ऊपर के तीनों सही है। तो 97 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका जवाब जो है आप चलिए उसको इक़्तिबास को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। इक़्तिबास ये कह रहा है, अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्या कर दी, आवाज़ उठाई। ये जो आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या की, आवाज़ उठाई। 98 नंबर है दोस्तों कि मुल्क आज़ाद होने के बाद उसके दस्तूर बनाने की, यानी कानून बनाने की, आइन की बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई। महात्मा गांधी को, डॉक्टर अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को। तो इसको आप जानते हैं कि ये जिम्मेदारी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई थी, है ना। डॉक्टर अंबेडकर जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। किनको सौंपी गई, डॉक्टर अंबेडकर को जो है उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। तो आपका जो है जो 98 नंबर क्वेश्चन है उसका जवाब जो है 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या करा। डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है भारत के दस्तूर का मेमार, भारत का सपूत, भारत का अहम रहनुमा, भारत का मसीहा। तो आप जानते हैं कि इन्होंने चूँकि भारत का दस्तूर बनाया था इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। भारत के दस्तूर का क्या कहा जाता है इनको दोस्तों, मेमार कहा जाता है। यानी 99 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो 1 नंबर जो ऑप्शन है कि भारत के दस्तूर का, भारत का जो संविधान है उसका क्या कहा जाता है, उसको निर्माता कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक शेर है, उस शेर को पढ़ के जो हमको जवाब देना है। सबसे पहले हम जो है सवालात पढ़ते हैं कि आसमान की मुतज़ाद है हवा, पानी, मिट्टी, ज़मीन। तो आसमान का जो मुतज़ाद है, उल्टा है, वो ज़मीन है। क्या है दोस्तों, ज़मीन है। उसके बाद गर्मी का मौसम किन महीनों में आता है, अगस्त सितंबर में, मई जून में, अप्रैल मई में, जुलाई में। तो इसका दोस्तों आप जानते हैं कि गर्मी का जो है मौसम मई जून में होता है ज़्यादा, है ना। उसके बाद है दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाती है, 4 बजे, 10 बजे, 3 बजे, 12 बजे। ये जानते हैं लेकिन इक़्तिबास को हम पढ़ लेते हैं। इक़्तिबास को पढ़ने के बाद आपको जवाब मिल जाएगा। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चूटी से आई एड़ी तक पसीना, 12 बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हवा पैरों तले पोशीदा साया, है ना, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। तो 12 बजे जो क्या होता है कि जो ये होती है गर्मी होती है वो ज़्यादा सख्त होती है। तो आपका 102 का जो है 4 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। 103 कह रहा दोस्तों, ज़मीन को शायर ने किस चीज़ से तशबीह दी है, किस चीज़ के मुशाबह करार दिया, जलते तवे से, तंदूर से, भट्टी से, अंगीठी से।
तो देखते हैं कि शायद जो ज़मीन के बारे में क्या कह रहे हैं। चली लू और तराके की पड़ी धूप, लिपट है आग की गोया कड़ी धूप, ज़मी है या कोई जलता तवा है। ज़मी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछुआ हवा है। तो तवे से जो है, जलते तवे से जो है ज़मीन को क्या की गई, तशबीह दी गई। यानी 1 नंबर ऑप्शन जो आपका 3 का हो जाएगा। 104 नंबर है दोस्तों, पोशीदा के माने हैं। यानी पोशीदा जो है उसके माने क्या होते हैं, पोशीदा के माने क्या होते हैं यह आपको बताना है। पोशीदा के माने हैं गायब हुआ, छुपाया हुआ, छुपा हुआ, नज़र ना आना। तो पोशीदा के मतलब होता है दोस्तों छुपा हुआ। पोशीदा का क्या मतलब होता है, छुपा हुआ। 105 नंबर है दोस्तों, बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पते हैं। पानी ना मिलने की वजह से, दरो दीवार गर्म होने की वजह से, घर ना होने की वजह से, दर्द की वजह से। तो इक़्तिबास आप शेर पढ़िए और शेर में आपको जवाब मिल जाएगा। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते, न पूछो गरीबों की मका की, ज़मी का फर्श है छत आसमां की। तो दरो दीवार के गर्म होने की वजह से जो है बनी आदम जो है वो मछली की तरफ क्या हो रही है, तड़प रही है। तो पूछ रहा बनी आदम क्यों, बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पते हैं। पानी न मिलने की वजह से, दरो दीवार गर्म होने की वजह से, दरो दीवार गर्म होने की वजह से। दोस्तों अब यहाँ से हमारा जो है फ़न तदरीस शुरू होता है। 106 नंबर सवाल है, उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहाँ महारतों के फ़रोग़ की नकल की जाती है उसको क्या कहते हैं। आप जानते हैं अगर आपने DLED B.Ed किया है तो वहाँ पे आपको जो महारत होती है, बच्चों से सवाल करने की महारत, लेसन प्लान बनाने की महारत और भी बहुत सारी मूल्यांकन की महारत, तो इन महारतों को सिखाने के लिए एक माइक्रो टीचिंग नाम की चीज़ होती है जिसमें 36 मिनट में आपको क्या करना होता है, कार्य करना होता है। तो इसी को जो है क्या कहा जाता है, यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा कि उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहाँ महारतों के फ़रोग़ की नकल की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मनसूबा सबक कहते हैं, मुज़ाहराती वीडियो देखना कहते हैं, माइक्रो टीचिंग कहते हैं, अच्छी लेक्चर के नोट बनाना कहते हैं, अच्छे लेक्चर के। तो ये हो जाएगा। 107 नंबर है दोस्तों, लिखने के अमल में आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर व खौज करना, ज़हनी खाका बनाना किस सतह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये चीज़ें जो होती है कि आज़ादाना तौर पर लिखना, गौर व खौज करना, है ना, ध्यान देना, उसके बाद ज़हनी खाका बनाना, ये किस सतह पे होता है। लिखने से कबल हम ये काम करते हैं, खाका बनाने के वक्त करते हैं, इआदा के वक्त करते हैं, या प्रूफ रीडिंग के वक्त करते हैं। आप जानते हैं कि 4 स्टेप्स होते हैं लिखने के, तो ये चारों स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं। तो आप जो ये कार्य जो है कि आज़ाना तौर पर लिखना, गौर खौज करना, ज़हनी खाका बनाना, तो ये किस वक्त करते हैं। तो ये दोस्तों आप करते हैं लिखने से कबल। क्या करते हैं, लिखने से कबल करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा 108 नंबर है दोस्तों, फ़ेल मुस्तक़बिल किस कहते हैं। किसी काम का होना जारी है जिसमें काम करने का हुक्म हो, वो काम जो आने वाले ज़माने में होगा, वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है। आप जानते हैं कि पास्ट, फ्यूचर और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जिसको कहते हैं भूतकाल, है ना, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो जो भूतकाल होता है उसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी, और जो वर्तमान काल होता है उसको कहते हैं फ़ेल हाल, और जो भविष्य काल होता है जो आगे होगा उसको हम कहते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल। तो आपसे यहाँ पूछा रहा फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं, तो फ़ेल मुस्तक़बिल उसको कहते हैं जो भविष्य में होगा, आइंदा होगा, आने वाले ज़माने में होगा। तो वो काम जो आने वाले ज़माने में होगा उसको हम क्या कहेंगे, फ़ेल मुस्तक़बिल कहेंगे। 109 नंबर देखिए दोस्तों, 109 नंबर बहुत आसान सवाल है। उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जब आप लिखते हैं तो लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, वो मैंने आपको कई मरतबा बताया है। तो उन स्टेप्स को आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही उसका स्टेप्स बताया गया है। एक तहरीरी सरगर्मी बेहतर तसलसल में इस तरह है, यानी जो लिखने की सरगर्मी होती है, गतिविधि होती है, वो बेहतर अंदाज में इस तरह होती है। कैसे होती है, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, खाका बना, दोबारा खाका बनाना। मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना, खाका बनाना। तीसरा तरतीब देना, मवाद इकट्ठा करना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। और चौथा है दोस्तों खाका बनाना,
मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, दोबारा खाका बनाना। तो दोस्तों इसका जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। किताबों में जो है 1 नंबर ऑप्शन दिया हुआ नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, खाका बनाते हैं यानी सोचते हैं, फिर उससे संबंधित जो क्या करते हैं मवाद इकट्ठा करते हैं, फिर उसको तरतीब देते हैं मवाद को, और मवाद को तरतीब देने के बाद अगर कहीं पे आपको किसी तरह का लगता है कि किसी तरह की कोई कमी है तो इसको दोबारा खाका बनाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। कहीं कहीं किताबों में 1 नंबर दिया हुआ है। 110 नंबर देखिए, तालिब इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है कि जब ज़बान की क्लास में बच्चों को लिटरेचर दिया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, साहित्य क्यों पढ़ाया जाता है। ज़बान की क्लास की जो असल मगज़ होती है दोस्तों वो साहित्य ही होती है, लेकिन साहित्य हम बाद में पढ़ते हैं, BA में MA वगैरह के लेवल पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है तालिब इल्मों को, जैसे छोटी छोटी कहानियाँ वगैरह आप जो है पढ़ते हैं क्लास में, या क्या करते हैं आप नज़में पढ़ते हैं, तो वो आपको क्या है कि साहित्य का हिस्सा होता है छोटा। तालिब इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है, कोई तहजीबी वाक़फ़ियत फ़राहम नहीं होती है, यानी इससे जो है कोई आपको सांस्कृतिक मालूमात जो है हासिल नहीं होती है। ज़बान की मुस्तनद रंगारंगी को पेश किया जाता है कि जो ज़बान की सर्टिफाइड जो उसकी जो खूबी हैं उसको पेश किया जाता है। उर्दू के कदीम तर्ज के असालीब हैं कि उर्दू लिखने का जो पुराना तरीक़ा है उसकी एक झलक है। मौजूदा मुश्किल अल्फाज, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो असल जो ज़बान होती है वो क्या होती है, आपकी अदब होती है, और अदब जो है साहित्य जो है वो असल ज़बान होती है। किसी भी ज़बान के लिए जो साहित्य होता है उसका वो असल होता है। चलिए 2 नंबर 111 नंबर का रहा है, किसी जुमले मतन को पढ़ते वक्त तालिबे इल्मों को जुमले के हिस्सों के रब्त को समझने में मदद करते हैं इनमें से, यानी जो कोई जुमला पढ़ रहे हैं और उस जुमले को समझने में जो आपकी मदद करता है कि उस जुमले के जोड़ को, उसको हम क्या कहते हैं, मुताल्लिक़े फ़ेल कहते हैं, जिसको एडवर्ब आप कहते हैं, ज़मीर कहते हैं जिसको आप क्या कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं, इसमें ख़ास कहते हैं, है ना, या फ़ेल मुरक्कब कहते हैं, जुड़ा हुआ फ़ेल कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो प्रोनाउन होता है, ज़मीर होता है जिसको सर्वनाम कहते हैं, वो क्या होता है, उसका संबंध जो है पिछले वाले जुमले से होता है ना। ज़मीर, सर्वनाम, प्रोनाउन वो उसको कहते हैं जो आपके नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, जो आपके इसम की जगह पे इस्तेमाल होता है, उसी को ज़मीर कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है किसी जुमले मतन को पढ़ते वक्त तालिबे इल्मों को जुमले के हिस्सों को रब्त करने में जो मदद करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों ज़मीर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। 111 का 2। 112 क्या कह रहा है दोस्तों, दर्ज झेल में से कौन सा जुमला सही है ये बताना। इशारा, कौन बस पकड़ने जा रहा है उसके बारे में सोचिए। एक जुमला है उसको आपको सही करके बताना है कि कौन इसमें सही है। बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया। बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का पर्स जेब से निकलकर गिर गया। बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का चेहरा पसीने में तरबतर हो गया। चौथा है, बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी ने अपनी उम्र को बुरा भला कहा। तो आपको ध्यान देना है कि जो व्याकरण के हिसाब से, कवायद के हिसाब से इन चारों जुमलों में से, इन चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य क्या है, सही है। तो दोस्तों ये जो सही वाक्य है इसमें से 1 नंबर जो है वो सही है कि बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया, ये सही है। बाकी में जो है तरतीब जो है वो गलत है। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, दर्ज झेल तमाम बयानात सुनने की आदत को जाहिर करते हैं कि जितने नीचे में जो बयान हैं, कौल हैं, बातें हैं, वो सब सुनने की आदत को बताते हैं सिवाय एक के। वो एक कौन है? गौर से सुनकर बोलने वाले की हरकत व सकनात को समझा जा सकता है। यानी आप किसी भी बात को गौर से सुन के जो बोलने वाला है वो क्या कहना चाह रहा है, इसको क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं और जो उन्हें पसंद नहीं उसे नहीं सुन सकते। तीसरा है, एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बग़ैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है ना, कि बग़ैर किसी तरबियत के भी एक आदमी क्या हो सकता है, अच्छा सुनने वाला हो सकता है। चौथा है,
तमाम तरसील कम से कम आधा सुनने पर मुश्तमिल होती है। कि तरसील उसी को कहेंगे कि जो इसमें आप क्या करें कि जितनी बात कही जा रही है उसको कम से कम आप क्या करेंगे, आधा सुनेंगे। तो दोस्तों जो इसका 3 नंबर ऑप्शन है वो सही है। चलिए 4 नंबर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 114 नंबर। लफ्ज़ शऊर का तलफ़्फ़ुज़ सिखाते वक्त आप क्या करेंगे कि एक बच्चे को जो शऊर एक लफ्ज़ है उसका तलफ़्फ़ुज़ सिखाना है। तो उस तलफ़्फ़ुज़ सिखाने के लिए आप क्या करेंगे, तालिब इल्म को उसी तरह के एक लफ्ज़ की मिसाल देकर उसको तलफ़्फ़ुज़ सिखाएंगे। यानी एक लफ्ज़ शऊर है, इस बच्चे को शऊर बोलने के लिए आपको सिखाना है, तो उसको कैसे सिखाएंगे, तालिब इल्म को उसी तरह के एक लफ्ज़ की मिसाल देकर लफ्ज़ के माना मालूम करके क्लास में बताएंगे, तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुग़त का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्म को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा। तालिब इल्म को ये बताइए कि ये लफ्ज़ हमारी ज़बान का नहीं है। क्या करेंगे, तो आप इसके लिए जो है बहुत सारी इसके लिए तकनीक हो सकती है, लेकिन इसका जो सही तरीक़ा होगा दोस्तों वो ये होगा कि तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुग़त का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्मों को लफ्ज़ सुनने के लिए कहा जाएगा कि आप सही से लफ्ज़ को सुनिए और उसके बाद उसका इस्तेमाल कीजिए। और आप लुग़त को भी देख सकते हैं कि लुग़त को देख कर, डिक्शनरी को देख कर, शब्दकोश को देख के आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे डिक्शनरी वगैरह में फ़िरोज़ुल लुग़ात वगैरह में जैसे है और भी बहुत सारे, चूँकि उर्दू के साथ ज़्यादा मसला रहता है कि उस लफ्ज़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश क्या लगा हुआ है इसका ख्याल नहीं होता है। तो अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो आपको वहाँ पे जो है उस लफ्ज़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगा रहता है, जिससे आपको क्या होती है, आसानी होती है और आप आसानी से उसको फ़र्क कर सकते हैं। 115 नंबर है दोस्तों, कहानी के मौजू यानी विषय, उन्वान टॉपिक है ना, टाइटल, अबवाब और तस्वीर से मुतालिक मालूमात पर गौर कीजिए। कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं उसे नोट कीजिए। किसी तसव्वुर की सूरत गिरी, कोई तसव्वुर, कोई कॉन्सेप्ट है उसकी व्याख्या, काम का बोझ, साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल, पेश गोई। तो यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है कि इसका जो ऑप्शन होगा 115 का वो हो जाएगा दोस्तों पेश गोई। क्या हो जाएगा, पेश गोई। कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं उसे नोट कीजिए, तो ये पेश गोई हो गया एक तरह से। 116 नंबर है दोस्तों, एक रेस्टोरेंट में लिखे हुए इश्तिहार को पढ़कर बताइए उसमें कौन सी लाइन गलत है। किसी आप रेस्टोरेंट होटल में गए और वहाँ पे आपको 3 लाइन लिखी हुई मिली जो ये हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन एक गलत है। लुत्फ़ उठाइए गरम और मज़ेदार नाश्ते का, दूसरी लाइन है ताज़ा बनी हुई चाय का, और तीसरा है बहुत अच्छी जायका की है। तो यही यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत अच्छा जायका का है या बहुत अच्छी जायका की है। यहाँ पे जो है क्या हो गया कि व्याकरण की गलती हो गई। तो ये जो आपका तीसरा लाइन है ये गलत है, पहला और दूसरा जो है वो क्या है, सही है। तो आपको कौन बताना है कि कौन सी लाइन गलत है, तो सिर्फ तीसरी लाइन जो है वो क्या है, गलत है, पहली और दूसरी सही है। यानी 4 नंबर ऑप्शन जो है 116 का आपका सही हो जाएगा। 117 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, ग्रामर क्लास के तालिब इल्म के लिए कौन सा उसूल मुआविन होगा। कि बच्चे को ग्रामर पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा उसूल बेहतर होगा। ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ़ रखना जो उन्हें गौर व फिक्र करने में मुआविन व मददगार हो। कि ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए बेहतर है कि ग्रामर से संबंधित जो पर आधारित जो गतिविधि है उसमें क्या करना, बच्चों को शामिल करना और उन पर उसको गौर फिक्र सोचने समझने के लिए क्या करना, उसमें उत्तेजना पैदा करना। दूसरा है मिसालों के ज़रिए कुछ उसूल बताइए। तीसरा है सरगर्मी को पूरा करने के लिए ग्रामर के उसूलों को इरादतन सोचें। और चौथा है टीचर ग्रामर की गलतियों को नज़रअंदाज कर ले, उसका ध्यान न दे। तो दोस्तों इसका जो है 117 का जो है आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 118 दोस्तों क्या कह रहा है, कंस्थेटिक इंटेलिजेंस एक सीखने की सलाहियत है।
कंस्थेटिक इंटेलिजेंस एक सीखने की सलाहियत होती है जिसको हम कंस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। कंस्थेटिक इंटेलिजेंस में ये होता है कि क्या होता है कि हम उसको सीखने में क्या करते हैं, एक अलग अंदाज इख्तियार करते हैं ना। कंस्थेटिक इंटेलिजेंस एक सीखने की सलाहियत है जहाँ तलबा बहुत ज़्यादा समाअती महारतों की नशोनुमा और तस्वीरों के मुकाबले लफ्ज़ों में सोचता है। दूसरा, आँख हाथ की हरकत के तालमेल से अपने तासुरात का इजहार करता है। तीसरा है मौसीकी के रुझान, आवाज़ों, लय और तर्ज पर गौर करता है। चौथा है मंतिकी, आदादी, ख्याली या तसव्वुरी अंदाज में गौर करना और छोटी इत्तलाआत जोड़कर उनमें बाहमी ताल्लुक़ पैदा करना। तो दोस्तों देखिए, कंस्थेटिक जो इंटेलिजेंस होती है उसमें ये होता है कि बच्चा आँख हाथ की हरकत के तालमेल से अपने तासुरात का इजहार करता, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। आँख हाथ पैर चेहरे के हरकत की वजह के ज़रिए से। तो इसका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 119 नंबर है दोस्तों, एक तालिब इल्म की मखसूस तालीमी सलाहियत दर्ज झेल मुशाहदा शामिल होगा। एक तालिब इल्म की मखसूस तालीमी सलाहियत में दर्ज झेल मुशाहदा शामिल होगा कि एक तालिब इल्म है जो मखसूस तालिब इल्म है, या एक तालिब इल्म की मखसूस तालीमी सलाहियत कौन है। किसी भी तालिब इल्म की जो मखसूस तालीमी सलाहियत है वो निम्न में से कौन हो सकती है। गैर मुतवक्की और कभी कभी अहमकाना जवाबात देता है कि एक तालिब इल्म में क्या है कि आप उससे जो तवक्को नहीं करते, जो उम्मीद नहीं करते हैं, उससे उस हिसाब से वो जवाब देता है, या वो उल्टी सीधी जो है बातें करता जवाब देता है। दूसरा है दूसरों में जो मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम कर लेता है, वो मान लेता है। तीसरा है एक मुनासिब जिस्मानी साख्त रखता है कि एक अच्छा लंबा चौड़ा मोटा ताज़ा है। चौथा है अपने दिलचस्पी के इलाक़ों में ज़्यादा तवज्जो देता है। तो मखसूस तालीमी सलाहियत उसी को कहते हैं कि जो बच्चा जिस विषय में क्या करता है, दिलचस्पी रखता है, वो क्या करता है कि अपनी उसी दिलचस्पी वाले विषय में क्या करता है, ज़्यादा मेहनत करता है और उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। 120 नंबर है दोस्तों कि साबका तजर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है। कि जो साबका तजर्बा होते हैं, आपका पूर्वजों का जो अनुभव होते हैं, वो बेहतरीन संचार के लिए एक आधार होता है, उसकी एक बुनियाद होता है। ये बात आप लोग जानते हैं कि जब आप कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो बच्चे का जो विगत नॉलेज है वो क्या होता है, आपको बच्चे के नए सीखने के लिए एक आधार देता है, एक बुनियाद देता है। तो अब इसको ये बताना है आपको कि इसको हम क्या कहते हैं, कि जो बच्चे का पूर्व का जो साबका तजुर्बा है, जो अच्छी नई ज्ञान के लिए क्या करता है, आपको एक आधार दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, तसव्वुर बनाना कहते हैं, इंतकाल आमुजिश यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग कहते हैं। तीसरा सवालात की तकनीक कहते हैं। चौथा है बराह रास्त मुजाहरा कहते हैं, डायरेक्ट डेमोस्ट्रेशन कहते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब किसी विषय के मालूमात आपको दूसरे विषयों के सीखने में मदद करता है तो उसको हम कहते हैं इंतकाल आमुजिश कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप सवाल ये पूछा जा रहा है कि साबका तजर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है, बुनियाद कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों इंतकाल आमुजिश कहते हैं, इंतकाल आमुजिश कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपको कम वक्तों में जो है करा दिया जाए, इसलिए मैं थोड़ा डीपली जो है इसकी व्याख्या में नहीं जाता हूँ। अगर आपको लगता है कि इसकी डीपली व्याख्या होनी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए। अगर आपको कहीं पे कोई शक लगता है तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ, आप वहाँ पे जाके अपनी जो है राय मुझे पेश कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। शुक्रिया।